हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्योति क्रिस ऑनलाइन स्टडी में। सो यस्टरडे वी डिस्कस्ड a topic named equivalent offset inertia force. So today we discuss the topic dynamic analysis of slider crank mechanism। ठीक है, डायनामिक एनालिसिस ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के बारे में हमें पढ़ना है। और लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं इक्विवेलेंट ऑफसेट इनर्शिया फोर्स। ठीक है, हालांकि इससे पहले हम इसका ग्राफिकल अप्रोच, ग्राफिकल मेथड डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम इसके एनालिटिकल अप्रोच डिस्कस करने वाले हैं। ओके, एनालिटिकली किसी प्रॉब्लम को या स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म को किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, किस तरीके से उसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। होप यू आर एंजॉइंग द लेक्चर्स ऑफ दिस सब्जेक्ट। अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक इट, शेयर दिस अमंग योर फ्रेंड्स एंड ठीक है, तो एंजॉइंग द लेक्चर्स। ओके, सो एक्चुअली हम आज डिस्कस करेंगे दिस टॉपिक। ओके, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आगे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, आईएएस हो गया आपका और यूपीएससी का एक इंजीनियरिंग एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चन, इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव पूछे गए थे। डिस्क्रिप्टिव इसके क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं। ठीक है, डायरेक्टली सेम क्वेश्चन थे और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो डिस्क्रिप्टिव समझ सकते हैं आप लोग, आपको न्यूमेरिकली भी पूरा सॉल्व करके वहाँ लिखना होगा। तो ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए इसकी एनालिसिस में हम देख लेते हैं, हम देख लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, हम इसकी डायनामिक एनालिसिस करने वाले हैं। तो हम इसमें एनालिटिकल अप्रोच में हम ये देखते हैं कि किस तरीके से इसकी वेलोसिटी देखेंगे कि ये एक स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है जिसका ये स्लाइडर ये है, ये आपकी क्रैंक है जिसकी रेडियस आर है। ओके, तो ये चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इसका वेलोसिटी, वी विल डिराइव द इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, वी विल डिराइव द इक्वेशन ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पिस्टन। ओके, ये सी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहले तो हम बात करेंगे पिस्टन के बारे में। पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या है, पिस्टन के वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है, पिस्टन की एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे कनेक्टिंग रोड के बारे में कि कनेक्टिंग रोड का एक्सेलरेशन कितना है और एंगुलर वेलोसिटी कितनी है। ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको ये डायग्राम समझा देता हूँ, डायग्राम समझ लेना, उसके बाद ये सारी चीज़ें बता दूंगा। देखो, इनिशियली आपके पास पिस्टन था। ठीक है, ये आपकी कनेक्टिंग रोड थी, ये कनेक्टिंग रोड थी जिसकी लेंथ एल है, ये आपका पिस्टन है और यहाँ पर बीच में ये आपकी ये क्रैंक है और ये क्रैंक चारों ओर रोटेट होगी, इस तरीके से रोटेट होने वाली है। ठीक है, ये समझ गए। अच्छा, इनिशियल ये जो क्रैंक है आपकी, इनिशियली जब ये पिस्टन आपका यहाँ था, इस कंडीशन में था, तो ये क्रैंक एकदम हॉरिजॉन्टल थी, मतलब क्रैंक इस कंडीशन में थी। ये आपका पिस्टन था और ये क्रैंक यहाँ तक थी और ये मतलब एक तरीके से आप मान सकते हो ये वाला पॉइंट जब यहाँ आ जाएगा तो ये एक तरीके से स्ट्रेट लाइन में हो जाएंगे, सारे पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में हो जाएंगे। तो हमने क्या माना है, इनिशियली आपका पिस्टन जब बी पोजीशन पे था, कब, जब ये ए पॉइंट यहाँ पर था, ए पॉइंट जब यहाँ था तो आपका जो पिस्टन था वो किस पॉइंट पे था, बी पॉइंट पे। अब क्या किया है कि इस क्रैंक जो है आपकी क्रैंक, देखो इसमें याद रखना है, ये जो पॉइंट होता है आपका आईडीसी होता है और इसको ये जो एक्सट्रीम पॉइंट होगा आपका यहाँ तक, उसको ओडीसी बोलेंगे। ठीक है, ये आईडीसी, ये ओडीसी, यहाँ भी मान सकते हैं और यहाँ भी मान सकते हैं, दोनों कंडीशन में आप इसको मान सकते हैं। अब बोलोगे सर ये आईडीसी और ओडीसी क्या है, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी कोई वर्टिकल इंजन होता है, वर्टिकल सिलेंडर इंजन होता है, तो उसमें क्या करते हैं, आप लोगों ने टीडीसी पढ़ा होगा और बीडीसी पढ़ा होगा। टीडीसी बीडीसी पढ़ा है, टॉप डेड सेंटर एंड बॉटम डेड सेंटर। तो ये जो है टॉप कंडीशन और मतलब एक्सट्रीम पोजीशंस होती है पिस्टन की, ये टीडीसी और बीडीसी से हम एक्सप्लेन करते हैं। ये बात होती है जब आपका पिस्टन वर्टिकल कंडीशन में हो, जब आपका सिलेंडर वर्टिकल सिलेंडर हो। अगर आपका इंजन हॉरिजॉन्टल सिलेंडर इंजन है, मतलब आपका सिलेंडर जो पिस्टन है वो रेसिप्रोकेट करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उस टाइम पे टीडीसी आपका आईडीसी से चेंज हो जाता है और बीडीसी आपका ओडीसी से
रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। तो इनर डेड सेंटर और आउटर डेड सेंटर टीडीसी आईडीसी जो होता है वो टीडीसी जो होता है वो आईडीसी में, और ओडीसी जो होता है वो बीडीसी में चेंज, बीडीसी जो है ओडीसी में चेंज हो जाता है, ठीक है। दीज आर सर्टेन थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड, ठीक है। ये क्वेश्चंस कभी कभी वाइवा में पूछ लिए जाते हैं कि आईडीसी ओडीसी इनमें क्या डिफरेंस होता है और टीडीसी बीडीसी में से किस तरीके से डिफरेंस है, ये कब काउंट करते हैं, ये कब यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इनिशियली आपका पिस्टन बी पे था, इसके बाद जैसे ही आपकी क्रैंक जो है टर्न किया एक एंगल, ये पिस्टन की लाइन ऑफ एक्शन है, इसको लाइन ऑफ स्ट्रोक बोल सकते हैं, जिस लाइन में आपका पिस्टन स्ट्रोक कर रहा है, ठीक है। लाइन ऑफ स्ट्रोक क्या है, ये जो लाइन देख रहे हैं जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये लाइन ऑफ स्ट्रोक है, ठीक है। तो आपका पिस्टन इस लाइन के लॉन्ग स्लाइड करेगा। तो हमने ये माना है कि जो आपकी क्रैंक है, क्रैंक मेक्स एन एंगल थीटा विद द लाइन ऑफ स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन, ठीक है। यहाँ से थीटा एंगल बनाती है, क्रैंक रेडियस आर है और कनेक्टिंग रोड ये है, इस कनेक्टिंग रोड की लेंथ एल है, ये आपकी क्रैंक है ये, ठीक है। इस क्रैंक की रेडियस आर है, ये पॉइंट ए है, ठीक है। और हमने ये माना है कि जो आपकी कनेक्टिंग रोड है वो कनेक्टिंग रोड इस लाइन ऑफ स्ट्रोक से एंगल बना रही है बीटा, ठीक है, एंगल बीटा बना रही है। और बी से जब आपका पिस्टन, जब ये क्रैंक आपकी थीटा डिग्री रोटेट करती है लाइन ऑफ स्ट्रोक के रेस्पेक्ट में, तो ये पिस्टन आपका बी से बी डैश पॉइंट पर पहुंच जाता है। तो हमने ये मान लिया कि इस एट दिस कंडीशन अब जब आपकी जब आपकी क्रैंक ये थीटा एंगल टर्न करती है तो आपका पिस्टन एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है। कितना डिस्प्लेस हो जाता है, एक्स। तो ये x इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन कब, जब आपकी क्रैंक, ये वाली जो क्रैंक है वो थीटा एंगल रोटेट कर जाती है, टर्न कर जाती है, तो आपका पिस्टन बी से बी डैश पोजीशन पर पहुंच जाता है। बी से कहाँ पहुंच जाता है, बी डैश पर, और कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाता है इसमें, x डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। ये एंगल बीटा और थीटा ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ओके, ठीक है। मुझे, ठीक है ना, तो मुझे लग रहा है कि अब आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं। ये आउटर डेड सेंटर, इनर डेड सेंटर मार्क कर दिया है, ये बीटा क्या है और थीटा क्या है ये सब मार्क कर दिया। अच्छा, हमने ए से नीचे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसके ऊपर, ये वाला, और ये डिस्टेंस हम लोगों ने वाई मान ली है, ये डिस्टेंस ए डैश डिस्टेंस कितनी मानी है, वाई मान ली है, ठीक है, ओके। चलिए, ये डायग्राम मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा आपको कि ये पिस्टन की इनिशियल पोजीशन थी, बाद में जब ये एंगल थीटा टर्न हुआ तो आपका पिस्टन यहाँ से इधर की ओर मूव कर दिया, और ये डिस्प्लेसमेंट एक्स डिस्प्लेसमेंट किया, और बी पॉइंट ये नई पोजीशन में बी डैश हो गया है, ये सारी चीज़ें। और जब क्रैंक जो है, कनेक्टिंग रोड जो है वो बीटा एंगल मूव कर जाती है, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं। तो जो मैंने आपसे बोला वही है, ठीक है। कंसीडर ए स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म that is shown in the figure, and L is the length of connecting rod and R is the radius of crank, ठीक है। तो X is the displacement of the piston when the crank turns an angle theta with the inner dead center। inner dead center के रेस्पेक्ट में, सॉरी, inner dead center भी बोल सकते हैं, हाँ, इनर डेड सेंटर से एंगल थीटा बोल सकते हैं, यहाँ पे लाइन ऑफ स्ट्रोक से बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं हमें, डिस्प्लेसमेंट आपका कितना होगा। अब देखो दोनों चीज़ें समझ लो कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। एक तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, अभी ये O है, इसका सेंटर O है, जहाँ पे क्रैंक है आपकी पिन जॉइंटेड है, तो ये पॉइंट O है, ये पॉइंट B डैश है, ठीक है। अगर हम OB डिस्टेंस में से OB डैश डिस्टेंस घटा दें, समझना मेरी बात को, यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो OB है, और यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस OB डैश है, तो x डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, OB में से OB डैश घटा देंगे, वही मैंने लिखा है। डिस्प्लेसमेंट जो है इसका पिस्टन का वो x है, जिसकी वैल्यू BB1 के बराबर है। ये वाले डिस्टेंस है BB1, ये डिस्प्लेसमेंट तो B है, x है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन। ये BB डैश के बराबर है, दिख रहा है कि नहीं, यहाँ देखिए आप, B और ये B डैश के बीच की डिस्टेंस तो x है, तो वही मैंने x लिखा, ये B डैश के बीच की डिस्टेंस है। अब ये किसके बराबर है, अब देखो हमें ये नोन टर्म की फॉर्म में कैलकुलेट करनी है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, उसमें से यहाँ तक की डिस्टेंस घटा देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि OB डिस्टेंस कितनी होगी, तो वो लिखा है OB में से OB1 घटा दिया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस OB है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस OB डैश है, ठीक है, वही घटा दिया। अब OB कैसे निकालेंगे, सुन लीजिए जरा, OB कैसे निकालना है। OB निकालने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। इनिशियली जब आपकी ये A पॉइंट कहाँ पर है, A पॉइंट जब यहाँ था तो ये कनेक्टिंग रोड कुछ ऐसे नहीं थी, इस तरीके से, ये आपका पिस्टन था, ये पॉइंट आपका B था, ये यहाँ पर A पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा, इसके बाद ये पिन जॉइंटेड, और ये डिस्टेंस R थी कि नहीं थी, ये डिस्टेंस R और ये डिस्टेंस L। तो आप मुझे बताइए, क्या ये B पॉइंट है, ये O पॉइंट है, क्या OB की डिस्टेंस
आर इंटू एल के बराबर नहीं होगी, आर प्लस एल के बराबर नहीं होगी, होगी कि नहीं भाई। जब ये ए पॉइंट यहाँ होगा तो ये डिस्टेंस आर यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कनेक्टिंग रॉड के बराबर की लेंथ हो जाएगी। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी ओ बी की, एल प्लस आर। ठीक है। अच्छा, ओ बी वन की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। ओ बी वन कैसे निकालेंगे, मैंने आपसे बोला ओ, ये सॉरी मैं ओ मार्क करना भूल गया हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी। ये जहाँ पर जो सेंटर देख रहे हो, ये जो सेंटर जहाँ पर पिन जॉइंटेड पॉइंट है वो ओ पॉइंट है। ठीक है। तो मैंने आपसे बोला कि ओ बी डैश निकालना है, तो ओ बी डैश किसके बराबर होगा, ओ से ए तक की डिस्टेंस, ए डैश की डिस्टेंस प्लस ए डैश से बी डैश की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस प्लस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यही तो हो जाएगी। तो वही मैंने लिख दिया है, इट इज़ इक्वल्स टू बी वन ए वन या बी डैश ए डैश प्लस ए वन ओ, ए डैश ओ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस प्लस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, वही हो गया। तो ओ बी प्लस ए डैश बी डैश प्लस ओ वन ए वन, ए वन ओ वन। तो ये डैश डैश ना समझ के इसको वन मान लेते हैं। ओके, चलिए ये डैश ना समझ के इसको वन मान लेते हैं। चलिए तो नेक्स्ट देखिए, हमने बी वन ए वन और ओ वन ए वन यहाँ तक लिख लिया है। ठीक है। ओके, चलिए अब देखो हमें करना क्या है, हमें ये जो अननोन, ये जो बी वन ए वन की वैल्यू निकालनी है, ओ वन ए वन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, नोन टर्म्स में निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना है समझ लीजिए ज़रा, कहाँ चला गया, ये रहा। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए दो ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे, एक तो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये एंगल बीटा है, और एक ये ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये एंगल थीटा है और ये डिस्टेंस वाई है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे और नोन टर्म के टर्म में, नोन टर्म की फॉर्म में ये वैल्यूज़ निकाल देंगे। ठीक है। तो अगर हम बी वन ए वन ए, ये डैश नहीं है, ये बी वन है, ये बी वन, ये ए वन और ये ए, बी वन ए वन ए, इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो इसमें जब आप कॉस बीटा लगाएंगे तो कॉस बीटा क्या होता है, कॉस बीटा क्या होता है, देखो भाई ये एंगल ये इस तरीके से है कुछ, ये आपका एल है और ये डिस्टेंस वाई है, ये एंगल बीटा है। ठीक है। और ये पॉइंट बी वन है और ये पॉइंट आपका ए वन है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस फ्रेंड। तो बी वन ए वन ही हो गया। तो हम यहाँ पे अगर कॉस बीटा अप्लाई करते हैं तो कॉस बीटा क्या होता है, बेस दैट इज़ बी वन ए वन अपॉन हाइपोटेनियस एल, तो यही लिखा है बी वन ए वन अपॉन एल, ये आ गया। तो यहाँ से बी वन ए वन की वैल्यू एल कॉस बीटा आ जाएगी। ठीक है। और बीटा क्या है, बीटा इज़ द एंगल मेड बाय द कनेक्टिंग रॉड विद द लाइन ऑफ स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन, पिस्टन के लाइन ऑफ स्ट्रोक से जो एंगल बनाती है कनेक्टिंग रॉड वो एंगल बीटा है। अब क्या करेंगे, अब इस वाले ट्रायंगल में अप्लाई कर देंगे। तो इस वाले ट्रायंगल में कॉस थीटा अप्लाई करेंगे तो ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से नहीं बन रहा है, ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से नहीं बन रहा है। ये एंगल थीटा है, ये हाइट वाई है, ये डिस्टेंस ये ओ है, ये ए वन है और ये आपकी डिस्टेंस ये ए है, ये आर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉस थीटा अप्लाई करेंगे। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस ओ वन ओ ए वन बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस ओ वन ए ओ ए वन ओ अपॉन ये रेडियस, तो ये आर के बराबर। तो यहाँ से आप ओ वन ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये टर्म आ गया समझ में। चलिए अब हम क्या करते हैं, ये सारी वैल्यूज़ इक्वेशंस में पुट कर देते हैं। ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन में मैंने आपको बता दिया था पहले ही, ओ बी की वैल्यू एल प्लस आर और ये वाली वैल्यू बी वन ए वन की एल कॉस बीटा रख दी और इसकी वैल्यू आर कॉस थीटा रख दी। अब हमने एक नया टर्म किया है एल अपॉन आर, ये एन है, हमने एक रेशियो मान लिया है, एन इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड अपॉन क्रैंक रेडियस। और याद रखना जब कुछ इंजन ये एन की वैल्यू को बहुत ज़्यादा होती है, इट इज़ ग्रेटर देन 1, क्योंकि रेडियस तो कम होती है लेकिन कनेक्टिंग रॉड की लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, दैट्स वाई कनेक्टिंग रॉड की लेंथ ज़्यादा होती है और जो क्रैंक रेडियस है वो कम होती है, इसीलिए इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, तो वेयर इट इज़ द रेशियो, सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो ये सारी चीज़ें हो गई। एल अपॉन आर को हमने एन मान लिया है, तो एल जहाँ एल आ रहा है वहाँ पर हमने एन इंटू आर रख दिया। जब एल अपॉन आर की वैल्यू एन के बराबर है तो एल की वैल्यू एन इंटू आर हो जाएगी, है ना। यही सारी वैल्यू पुट की, तो एल की वैल्यू एन आर लिख दी, यहाँ आर लिख दी, एल की जब एन आर कॉस बीटा और यहाँ पर आर कॉस थीटा। ठीक है, इन दोनों में आर कॉमन है, आर बाहर ले लिया, इन दोनों में आर कॉमन है, आर बाहर ले लिया, ये टर्म बच गया आपके पास, बच गया नहीं बच गया, ठीक है, आर बाहर ले लिया। अब इन दोनों में आर कॉमन है तो आर बाहर लिया, यहाँ पर 1 + n बचा और यहाँ बचा n cos बीटा प्लस cos थीटा। ठीक है,
ठीक है। चलिए अब देखो हम इसमें से बीटा को हटाना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? बीटा को हटाना चाह रहे हैं अभी। तो बीटा को हटाने के लिए क्या किया, अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 के बराबर होता है। यहाँ से कॉस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और उस पर अंडर रूट लगा देंगे कि नहीं, लगा देंगे ना भाई। कॉस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू 1, हमें कॉस बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस बीटा बराबर हो जाएगा जब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये साइन स्क्वायर बीटा बहुत चला जाएगा। इसके बाद अगर स्क्वायर लगा तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। कॉस बीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर बीटा। अब साइन बीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम, साइन बीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? इस ट्राइंगल में देखिए, इस वाले ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में देखिए साइन बीटा क्या हो जाएगा, साइन बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर दैट इज वाई अपॉन बेस। बेस कितना, सॉरी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है एल। तो यहाँ पर साइन बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई अपॉन एल हो गई। साइन बीटा की वैल्यू वाई अपॉन एल हो गई कि नहीं हो गई, है ना, हो गई ना। हाँ, और अब इसमें देखिए, ये एक बार तो हमने इसमें अप्लाई किया और एक बार इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आर। तो यहाँ पर y की वैल्यू आर साइन थीटा हो गई, आर साइन थीटा, और y की ही वैल्यू पहले वाली इक्वेशन में एल कॉस थीटा, यही कुछ आया था कि नहीं आया था, यही तो आया देखो। ठीक है, तो मैंने साइड में लिख दिया है कि साइन बीटा की वैल्यू बाई अपॉन एल, और इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो इसमें साइन थीटा की वैल्यू बाई अपॉन आर। तो y की वैल्यू आर साइन थीटा है, y की वैल्यू आर साइन थीटा यहाँ पुट करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि साइन स्क्वायर बीटा की जो वैल्यू है, हम क्या देखते हैं कि साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या है, y अपॉन एल है। तो यहाँ पर y अपॉन एल पुट किया, कॉस बीटा की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस वाई अपॉन एल का स्क्वायर हो जाएगा। अब y की वैल्यू क्या है, ये y की वैल्यू यहाँ वाली पुट करके यहाँ रख देंगे, ये वाली y की वैल्यू यहाँ से वहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, अब आप बताइए एल अपॉन आर किसके बराबर है, एन के बराबर। तो आर को जब नीचे ले आएंगे एल के नीचे, ये अभी आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर है ना यहाँ पर टर्म, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर है, एन स्क्वायर के। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने इस टर्म को एन स्क्वायर लिख दिया नीचे, ये वाला टर्म एन स्क्वायर आ गया और ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला गया। तो याद रखना है, अब इसका यहाँ मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इसको ये जो फ्रैक्शन है इसको सॉल्व करेंगे तो एन स्क्वायर यहाँ आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ। अब एन स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 अपॉन एन आ जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब क्या करना है, ये जो वैल्यू हमारे पास आई है कॉस बीटा की, वो इक्वेशन नंबर इसमें पुट कर देंगे, इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देखो आर एक्स इक्वल्स टू आर 1 प्लस एन माइनस, ये हमने एक्सचेंज कर दिया, ऐसे आगे पीछे लिख दिया, कॉस थीटा यहाँ लिख दिया और एन कॉस बीटा यहाँ लिख दिया। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस थोड़े से आगे पीछे किया। अब ये आर एक्स इक्वल्स टू आर 1 प्लस एन हो गया माइनस कॉस थीटा हो गया, और इसकी वैल्यू एन कॉस बीटा की वैल्यू यहाँ से उठा करके हमने पुट कर दी। तो एन इंटू इसकी वैल्यू 1 अपॉन एन इंटू दिस, इस एन से ये एन कट जाएगा तो अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू आर 1 प्लस एन माइनस कॉस थीटा अंडर रूट दिस टर्म आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, ये 1 तो यहाँ से 1 ले लिया, माइनस कॉस थीटा यहाँ ले लिया, ये एन प्लस का यहाँ ले लिया, और ये वाला टर्म जो है क्योंकि ये माइनस से इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस के एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, याद कन्फ्यूजन नहीं होना यहाँ पे कुछ नहीं, मैंने 1 तो इसका 1 यहाँ लिख दिया, ये माइनस कॉस थीटा इसके साथ आ गया। अच्छा, एन प्लस का तो ये प्लस का लिख दिया, और माइनस का इसमें उल्टा होगा तो माइनस का आएगा, माइनस अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया वैल्यू, आ गया ना। चलिए ठीक है, अब देखो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि कनेक्टिंग रॉड की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो एन स्क्वायर की जो टर्म आप देख रहे हो, इस एन स्क्वायर की वैल्यू जो आप देख रहे हैं, एन स्क्वायर की जो वैल्यू होगी ना इस इक्वेशन में, देखिए यहाँ तक अंडर रूट के अंदर वाला टर्म देखिए, ये एन स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप देखोगे कि साइन स्क्वायर की थीटा की वैल्यू इसके कंपैरिजन में कुछ नहीं है, तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। अब इस पर अंडर रूट लगाया तो अंडर रूट से एन कट जाएगा, तो एन माइनस एन बचेगा। तो यहाँ से देखेंगे जब कनेक्टिंग रॉड आपकी बहुत बड़ी है, अगर लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड इज़ वेरी लार्ज कंपेयर टू द क्रैंक की रेडियस के रिस्पेक्ट में कनेक्टिंग रॉड की लेंथ बड़ी है, तो उस वाले केस में हम क्या कर सकते हैं,
इस टर्म को, इसमें साइन स्क्वायर थीटा को नेगलेक्ट कर सकते हैं इसके रेस्पेक्ट में, तो ये वाला जो टर्म है अंडर रूड एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये केवल अंडर रूड एन स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, और अंडर रूड से स्क्वायर कट जाएगा तो एन माइनस एन बचेगा, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इस टर्म की वैल्यू केवल एक्स इजकल्स टू R1 माइनस कॉस थीटा। ये आपको याद रखना है, यू हैव टू लर्न इसको। ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, क्योंकि जब भी डेरिवेशन करेंगे या जब भी मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तब यहीं से सॉल्व होना है। ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो इसी फॉर्मूले के थ्रू आप सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, ओके। चलिए अब आप देखिए, क्या ये इक्वेशन जो आप देख रहे हैं, ये इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम की मोशन को एसएचएम की जो मोशन की इक्वेशन थी उसको गवर्न नहीं कर रहा डिस्प्लेसमेंट की। आप लोगों ने पहला एक्स इक्वल्स टू एक्स साइन ओमेगा टी, तो एक्स की जब यहाँ पर आर लिखा है और ये वाला टर्म जो है कॉस थीटा, क्योंकि कॉस और साइन में एक रिलेशन होता है तो वहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा के बराबर होगा कि नहीं हो गया, एक्स ओमेगा एक्स साइन थीटा, तो ये दोनों रिलेशन एक दूसरे के सिमेट्रिक लग रहे हैं, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो भी पार्टिकल होता है, दैट्स व्हाई वी कैन कंक्लूड, वी कैन से और वी कैन प्रूव दैट द पिस्टन फॉलोज एसएचएम व्हेन द कनेक्टिंग रॉड इज लार्ज। तो जब आपके पिस्टन इंजन की कनेक्टिंग रॉड बड़ी होती है, उस वाले केस में जो पिस्टन होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो करता है। ये अगर आपसे प्रूफ करने के लिए पूछा जाए, प्रूफ दैट द मोशन ऑफ द पिस्टन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ़ द कनेक्टिंग रॉड इज लार्ज, तो आपको यहाँ तक डेरिवेशन इसका करना है, ये प्रूफ दिखाना है आपको। ठीक है, ओके। चलिए अब हम देखते हैं इसकी वेलोसिटी के बाद। तो ये आपका जो ये रिलेशन आप देख रहे हो इक्वेशन नंबर 4, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, पिस्टन के डिस्प्लेसमेंट की। अब हम वेलोसिटी के पास मूव करते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, हालांकि अब हम वेलोसिटी पे मूव करते हैं। लेट वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ पिस्टन। आपके पिस्टन की वेलोसिटी कितनी है, v है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है, dx अपॉन dt। अब एक बात और बताइए हमें, क्या ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, ये इक्वेशन जो आपको दिख रही है, आप मुझे ये बताइए इस इक्वेशन में देखो या इस इक्वेशन में देखो, इन दोनों इक्वेशन में बताइए कि x जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, ऐसा कौन सा वेरिएबल है इसमें जो चेंज हो रहा है, केवल थीटा। इसीलिए हम बोल सकते हैं x जो डिस्प्लेसमेंट है वो केवल एंगल थीटा का फंक्शन है। ठीक है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा। x किस पर डिपेंड करता है, एंगल थीटा पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो आपकी वेलोसिटी होती है v इज़ द वेलोसिटी, वो dx अपॉन dt आप लोगों ने पढ़ा है ना। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो x है वो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं है, क्योंकि x एक फैक्टर नए फैक्टर का फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, x को पहले थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद थीटा को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। इसको ब्रेक कर दिया हमने। ठीक है, क्योंकि x डायरेक्टली टाइम का फंक्शन नहीं है, x इज़ द फंक्शन ऑफ थीटा, और तब थीटा को टाइम के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, टाइम के साथ थीटा चेंज हो रहा है। ठीक है, ओके। चलिए, अब डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है, ये क्या हो गया, आप लोगों ने पढ़ा है ना, ओमेगा क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी। अब थीटा कौन सी एंगल, थीटा में जो चेंज हो रहा है, ऐसा कौन सा एलिमेंट था जिसके रेस्पेक्ट में मतलब थीटा चेंज कर रहा है, कनेक्टिंग रॉड। भाई कनेक्टिंग रॉड जब मूव कर रही है आपकी, तभी तो एंगल थीटा चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी वो कनेक्टिंग रॉड की ये कनेक्टिंग रॉड का नहीं है, क्रैंक का है। ये जो थीटा एंगल कवर हो रहा है वो क्रैंक आपकी कवर कर रही है। देखिए यहाँ पे जो एंगल थीटा कवर कर रही है वो क्रैंक कर रही है, और कनेक्टिंग रॉड एंगल बीटा कवर कर रही है। ठीक है, तो वो ये देख लेना थोड़ा सा, सॉरी अगर गलती होगी तो पिस्टन की जो वेलोसिटी v कैसे निकालेंगे, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है। इसीलिए हम डायरेक्टली इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, पहले x को थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे और फिर थीटा को t के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो हमने इसको पार्ट में ब्रेक कर दिया। ठीक है, ओके। अब हमने मान लिया है कि जो आपकी क्रैंक को घूम रही है उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है क्रैंक की, वो ओमेगा है, और ओमेगा किसके बराबर होगा, एंगल टर्न बाय दिस क्रैंक विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये ओमेगा हो जाएगा। तो कुछ नहीं है, हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं ओमेगा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी, सॉरी डी एक्स अपॉन डी टी, डी थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा इंटू ओमेगा इंटू डी एक्स अपॉन डी थीटा। ठीक है, डी अपॉन डी थीटा। अब एक्स की वैल्यू हम क्या करेंगे, ये वाली पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू याद रखना है, ये वाली वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे एक्स की।
चलिए, तो हम क्या करेंगे, हमने इसको यहाँ पुट किया x की वैल्यू जो r 1 माइनस कॉस थीटा इंटू एन, सॉरी 1r ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा प्लस एन माइनस अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब इसका देखो, इसका डिफरेंशिएशन देखना है थोड़ा सा। जो अंडर रूट है हमने उसकी पावर 1/2 लिख दिया, ठीक है। चलिए, जहाँ अंडर रूट आ रहा है उसकी पावर हमने 1/2 लिख दिया। तो देखो, देख लेते हैं, ये ओमेगा यहाँ आ गया, डी बाई डी थीटा r 1 माइनस कॉस थीटा आ गया प्लस एन आ गया अंडर रूट एन माइनस अंडर रूट दिस आ गया। तो यहाँ पे पावर 1/2 लगा दिया, अंडर रूट हटा दिया है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। r देखो पूरे में कॉमन है, यहाँ से यहाँ तक पूरा कॉमन है, तो r भी बाहर आ गया और ओमेगा भी बाहर है। अब हम देखते हैं, जब r को 1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे 0 आ गया, ठीक है। थीटा के रेस्पेक्ट में जब 1 को डिफरेंशिएट करें 0 आ गया। कॉस थीटा का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन थीटा आ गया प्लस। अब देखो क्या है, ये n है, n का डिफरेंस, क्योंकि n क्या है, एक कांस्टेंट ही, तो n क्या है, एक रेशियो तो कांस्टेंट रहेगा L/R। भाई किसी भी पिस्टन सिलेंडर या स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में आप जो क्रैंक यूज़ करोगे उसकी रेडियस फिक्स हो जाएगी, कनेक्टिंग रॉड जो यूज़ कर रहे हैं उसकी रेडियस फिक्स, उसकी लेंथ फिक्स हो जाएगी। तो ये तो आप चेंज नहीं कर सकते ना, उस पर्टिकुलर इंजन के लिए तो फिक्स हो जाएगा। इसीलिए ये टर्म ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, इसलिए ये 0 हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या है, हमारे पास टर्म है एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, इसकी पावर 1/2। अब ये एक बार में डिफरेंशिएट नहीं होगा, तो पहले तो हम डिफरेंशिएशन के लिए इस पूरे टर्म को x मानेंगे, x या n मान सकते हो, कुछ भी मान सकते, जो भी मान लेते हैं। ये पूरा टर्म है p मान लिया, और इसकी पावर 1/2 इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब जब आप लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा ना आप लोगों ने 12th में, तो क्या करते हैं, जब भी ऐसी कोई एक्सप्रेशन होता है तो पहले इस वाले टर्म को x मान लेते थे, तब ये देखते थे। तो अगर x की पावर 1/2 है तो इसको तो यहाँ लिख देते थे, और जो x आता था उसकी पावर में से हम 1 घटाते थे, तो हाफ में से 1 घटाएंगे तो -1/2 आएगा। फिर क्या करेंगे, फिर अंदर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। अब n कांस्टेंट है तो इसको तो 0 हो जाएगा। अब इसकी बात करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन, तो साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो हम इसको पहले क्या एज्यूम करेंगे, ये एक्स स्क्वायर मान के एज्यूम करेंगे ना, पहले एक्स स्क्वायर, तो ये 2x हो जाएगा। इसके बाद अंदर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन होता है, तो dx/dx करेंगे तो ये 1 हो जाता था। ये डिफरेंशिएशन होता था ना, फुल डिफरेंशिएशन जो हम बोलते थे, ठीक है। तो वही मैंने किया है, पहले तो ये इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, इसके पूरे का डिफरेंशिएशन किया तो देखो 1/2 आ गया, और जो मैंने एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही का वैसा आ गया, और उसमें से एक पावर एक, मतलब हाफ में से 1 घटा देंगे तो -1/2 बचेगा इनटू। अब क्या करेंगे, इस अंदर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, तो भाई एन स्क्वायर का तो 0 हो ही जाएगा। अब करेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा थीटा के रेस्पेक्ट में, माइनस तो आ गया इनटू, ये साइन स्क्वायर थीटा को पहले x मान के करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर कितना होता है 2 × x, x क्या है यहाँ पे साइन थीटा। अब x का करेंगे, अब x क्या है साइन थीटा, साइन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस थीटा, होता है कि नहीं। तो -2 साइन थीटा कॉस थीटा, वही लिखा है देखिए, -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया। ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, सॉरी इसके लिए, तो ये थोड़ा स्पेस नहीं था इसीलिए थोड़ा आगे पीछे हो गया, ये आ गया। अब r ओमेगा आ गया, अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, ये -1/2 एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 1/2 इंटू ये -2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए ये 2 और ये नीचे 2 डिवाइड में ये आपस में कट जाएंगे, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये साइन थीटा यहाँ आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। और देखो ये पावर 1/2 है माइनस में, तो इसको नीचे लिख देंगे, भाई माइनस पावर होती है तो ये 1/में हो जाएगी, 1/, और हाफ पावर है तो उसको अंडर रूट लगा दिया, अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या करेंगे आगे, v/r ओमेगा, ये साइन थीटा आ गया, साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, और आप जानते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा होता है ना, 2 साइन ए कॉस ए इक्वल्स टू कॉस 2 ए, ये फॉर्मूला पता है, तो बस वही लिखा है हम लोगों ने वही लिखा है, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो जो 2 से डिवाइड किया वो नीचे आ गया, और ये फॉर्मूला साइन 2 थीटा का बन जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए, तो वैसे तो इक्वेशन ये वाली आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम इसको और सॉर्ट कर लेते हैं।
शॉर्ट करने के लिए क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि साइन थीटा एन की वैल्यू एन बहुत बड़ा होता है 1 से, तो साइन स्क्वायर थीटा से काफ़ी बड़ा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या टर्म रह जाएगा, साइन 2 थीटा अपॉन 2 अंडर रूट एन स्क्वायर, अंडर रूट से एन कट जाएगा तो यहाँ पर एन बचेगा। तो यहाँ पर जो इक्वेशन मिलेगी आपको ये वाली इक्वेशन याद रखनी है, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन एन। दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर यू। वी इक्वल्स टू वेलोसिटी जो होती है आर ओमेगा ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2n आएगा, ठीक है, साइन 2 थीटा अपॉन 2n, ये रिलेशन याद रखना है। वेलोसिटी ऑफ पिस्टन इज वी इक्वल्स टू आर ओमेगा ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2n, ये रिलेशन याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ओके, अगर n की वैल्यू और कुछ ज़्यादा ही बड़ी है तो ये बहुत बड़ा है, किसी बड़ी क्वांटिटी का इसमें डिवाइड करेंगे तो बहुत ना के बराबर, लगभग नियरली 0 के बराबर आ जाएगी ये। जब ये 0 तो हम क्या कर सकते हैं, वी आर साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो हालांकि ये टर्म ये जरूरी नहीं है, आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 से याद रखनी है, ठीक है, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा। अच्छा, जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे पिस्टन का तो उस टाइम पे हमें यही डेरिवेशन, यही वाली एक्सप्रेशन यूज़ करना है, ठीक है। अब देखो पिस्टन का एक्सेलरेशन क्या है, अब आप देखोगे कि जो वेलोसिटी है वो भी केवल थीटा पर डिपेंड कर रही है, इसीलिए हम जब एक्सेलरेशन निकालेंगे पिस्टन का उसमें क्योंकि डी वी अपॉन डी टी होता है एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला आपको पता है। अब ये डायरेक्टली, क्योंकि वी डायरेक्टली टी पर डिपेंड नहीं कर रहा, वी पहले किस पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर, और फिर थीटा के रिस्पेक्ट में टाइम, थीटा किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के, और डी थीटा अपॉन डी टी ये ओमेगा आ चुका है, तो ये ओमेगा इंटू डी वी अपॉन डी थीटा बन जाएगा। देखिए मैंने वही लिखा हुआ है, ओमेगा डी वी अपॉन डी थीटा, और वी की वैल्यू ये वाली है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, और इसको फिर क्या करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये तो ओमेगा आ गया, ये ओमेगा आ गया, और आर ओमेगा ये बाहर आ गया, कॉन्स्टेंट है, डी थीटा साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2n आ गया। अब ये आर इंटू आर ओमेगा इंटू आर ओमेगा स्क्वायर हो गया, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा, फिर 2 थीटा का करेंगे, 2 थीटा करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, और नीचे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइन कॉस टू थीटा अपॉन एन नीचे आ जाएगा, बच जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो रिलेशन आपको मिल रहा है, दिस रिलेशन यू आर गेटिंग इज द रिलेशन यू आर गेटिंग इज, हाँ, ये एक्सेलरेशन का रिलेशन आप देख ले रहे हो, ठीक है। ये आपका एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ द पिस्टन के एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा यहाँ से। अब क्योंकि n बहुत बड़ा है, इसीलिए अगर n काफ़ी बड़ा है तो इस टर्म को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन याद रखना आपको, ये रिलेशन याद रखना है जो मैंने लिखा है ना डब्बे में बंद किया हुआ, इसको याद करना ही करना है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब ये क्या है, ये वो एक्सेलरेशन है जिससे आपका पिस्टन एक्सेलरेट हो रहा है, और यही आपका इनर्शिया फोर्स के बराबर होगा। इनर्शिया फोर्स में भी यही एक्सेलरेशन काम में आता है ना, तो यही इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसका एक्सप्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर n बहुत बड़ा है तो इसको भी नेगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन तो ये आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, अगर तो ये भी SHM का केस हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं, कुछ केसेस देख लेते हैं, थीटा की वैल्यू जब 0 हो तो क्या है। अब देखो थीटा की वैल्यू जब 0 होगी तो कॉस 0 1, ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 अपॉन n। तो अगर कॉस थीटा की वैल्यू 0, मतलब आपकी जो कनेक्टिंग रॉड है या पिस्टन जो है अभी IDC पोजीशन पर है, नीडल डेड सेंटर पोजीशन पर है, तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन ये होगा। जब 90 डिग्री पे घूम जाएगी आपकी क्रैंक तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, और जब 180 पे होगी तो ये वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये तीसरा, ये 180 केस है जब आपकी क्रैंक को अपोजिटली मतलब आपकी जो क्रैंक है, कनेक्टिंग रॉड है, ये इस तरीके से देख रहे हो, ये यहाँ पर घूमने के बाद इधर चल रही है, 180 ट्रैवल करने के बाद जब इधर चलेगी तो ये वाला एक्सप्रेशन है, और ये जब आपकी क्रैंक यहाँ से यहाँ तक 180 पहुँच रही है, ये वाला एक्सप्रेशन तब का है, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा रिलेशन है, तो बस ये नेगेटिव दिखा रहा है, ऐसे ही बोल रहा है। सो व्हेन थीटा इज़ 180 डिग्री इन केस ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स, डायरेक्शन जो है मोशन की वो रिवर्स होगी। पहले आपका पिस्टन इधर मूव कर रहा था, अब आपका पिस्टन इधर मूव करने लगेगा। नहीं समझ में आ रहा, देखो मैं बता देता हूँ। देखो भाई, अभी आपका पिस्टन इधर मूव कर रहा है, आपकी क्रैंक कैसे घूम रही है, और जैसे ये क्रैंक यहाँ से यहाँ घूम जाएगी, ये 180 डिग्री एंगल टर्न कर लेगी, तो ये तो कंडीशन ये वाली हो गई, एक्सेलरेशन होगा। अब जैसे ही आपकी क्रैंक इधर से यहाँ मूव करेगी अगले 180 डिग्री के लिए, तो क्या होगा, आपका पिस्टन अभी जो इधर मूव कर रहा था वो इधर की ओर मूव करने लगेगा, तो ये उस वाली कंडीशन में, ठीक है, ठीक है। तो अगर इस वाले केस में आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू वी की अगर हम यूज़ कर रहे हैं,
इस वाले में वी की ये वाली अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यूज़ करेंगे तब भी एक्सप्रेशन में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है, रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री मिलते हैं। ये कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन बस आपको ये देखना है कि ये चीज़ें हैं और ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, चलिए, तो बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द कनेक्टिंग रोड के एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ओके, ठीक है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है। अगर आपको और लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है तो वो टॉपिक भी आप लिख सकते हैं। बाई चांस अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है यूट्यूब में वीडियो देखने के लिए, HD में वीडियो नहीं देख पा रहे हैं आप यूट्यूब पे, तो उसमें आपको करना क्या है कि मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, उसमें वीडियो आपको दिया हुआ है कि किस तरीके से यूट्यूब पर HD में वीडियो देखें। आप वो वीडियो देख करके समझ सकते हैं कि किस तरीके से यूट्यूब पर HD वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक इट। ओके, थैंक यू वेरी मच।